तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे वीडियो में। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन करेंगे। साथ में जो चीज़ें बच जाएंगी वो अपने अगले वीडियो में साझा करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं केमिस्ट्री के डिवीजन में प्रमुख रूप से हम इसके प्रमुख पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर विलयन से। हम लोग अपना रिविजन स्टार्ट करेंगे विलयन से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विलयन क्या होता है। तो विलयन हमारा एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है जो बना होता है हमारा विलायक और विलेय से। सामान्य तौर पे विलायक की मात्रा ज्यादा होती है और विलेय की मात्रा कम होती है, पर ऐसे भी विलयन होते हैं जिसमें विलेय हमारा ज्यादा होता है, विलायक कम होता है। विलायक के कण जो होते हैं वो छोटे होते हैं और विलेय के कण हमारे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। विलायक को हम एक पार्ट 1 समझते हैं और विलेय को हम 2 समझते हैं। इसको हम सिंबल से लिखा जाता है। जो विलायक है, विलायक को हम समान रूप से अगर हम कर सकते हैं कि हमारा A1 है तो विलेय हमारा क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। या उसी प्रकार से इसे विलायक का आयतन की बात कर रहे हैं तो V1 होगा और विलेय के आयतन की बात कर रहा है तो V2 होगा। विलायक के द्रव्यमान की बात कर रहा है तो M1 होगा, विलेय के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो M2 होगा। तो इस संकेतांक प्रयोग किया जाता है विलेय विलायक के लिए। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा विलयन। तो विलयन में सबसे पहला चीज आता है कि विलयन का वर्गीकरण। विलयन का वर्गीकरण, ठीक है। तो विलयन का वर्गीकरण प्रमुख रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। अवयवी कणों के आकार के आधार पर और उनकी सांद्रता के आधार पर। अगर हम अवयवी कणों के आधार की बात करें तो प्रमुख रूप से ये होते हैं हमारे, नंबर 1 होता है हमारा तनु विलयन एवं सांद्र विलयन। तनु विलयन एवं सांद्र विलयन। तो तनु जिनमें विलेय की मात्रा कम होती है तो तनु विलयन कहा जाता है और विलेय की मात्रा ज्यादा होती है तो सांद्र विलयन कहा जाता है। दूसरा वर्गीकरण होता है संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन। संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली हुई है और उसमें और अधिक विलेय को घोला नहीं जा सकता है, जबकि असंतृप्त विलयन में और विलेय घोला जा सकता है। असंतृप्त विलयन में हम विलेय की और मात्रा को घोल सकते हैं, इसको असंतृप्त कहा जाता है। और थर्ड कैटेगरी आती है हमारी अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन बनता है अगर हम सामान्य विलयन में ताप या दाब पर आप लगा दें तो विलेय की मात्रा को एक निश्चित सीमा से अधिक सीमा तक घोला जा सकता है। इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम मान लो चीनी का शरबत बनाएं तो सामान्य स्थिति में एक निश्चित सीमा के बाद जल में चीनी का घुलना या शक्कर का घुलना बंद हो जाएगा, पर अगर उसी हम विलयन को तापमान दे दें, गैस पे चढ़ा दें या आंच से दें तो और अधिक चीनी की मात्रा को घोल सकते हैं। इस प्रकार के विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं, जिसके लिए ताप या दाब की आवश्यकता होती है। यह तो हो गया उनके कण के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण होता है हमारी अवस्था के आधार पर। अगर हम अवस्था के आधार पर बात करें तो अवस्था प्रमुख रूप से हमारी 3 होती हैं, आप सभी जानते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था व गैस अवस्था। तो अब इन तीनों से तीन मिलके कुल 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। ठोस में द्रव का, ठोस में गैस का, ठोस में ठोस का विलयन। तो इन सब ये 9 प्रकार के विलयन होते हैं अवस्था के आधार पर, जिन्हें 3 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। तो ये कौन से हैं आइए देखते हैं। तो आपको इनके प्रत्येक कैटेगरी से एक एक ऑप्शन है, एक एक एग्जाम्पल के साथ याद रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम गैसीय विलयन की। गैसीय विलयन, ध्यान दीजिए जब गैसीय विलयन की बात कर रहा है कि तो हमारा जो विलायक है, विलायक क्या होगा? गैस होगा। विलायक क्या है? गैस है, तो गैसीय विलयन कहा जाएगा। अब इसमें हमारा विलेय घुलनशील होगा, ठीक है। अब गैस में अगर हम ठोस को घोलते हैं, गैस में ठोस को घोलते हैं तो इसका एग्जाम्पल देखिए, गैसीय विलयन का पहला एग्जाम्पल है गैस में ठोस, दूसरा हम घोलेंगे गैस में द्रव और तीसरा गैस में गैस। जैसे गैस में गैस की बात करें तो सभी जानते हैं हवा हमारा क्या है? गैस में गैस का विलयन है। अब हम गैस में अगर द्रव की बात करें तो हवा में पानी की बूंदे, जैसे हम कह सकते हैं कि कोहरा क्या है हमारा? गैस में द्रव है, ये हमारा गैस में द्रव का विलयन है। तीसरा अगर हम बात करें गैस में, अगर हम ठोस की बात करें जैसे अगर हम कहें कपूर को आपने जलते हुए देखा होगा। कपूर ठोस अवस्था में नहीं जलता, या गैसीय अवस्था में जलता है। जैसे ही कपूर को आग लगाया जाता है, वाष्प बनती है, वाष्प जलती है इसकी। तो यहाँ देखिए जब हमारा ठोस को जलाया जाता है ठोस कपूर को, तो ये हमारा क्या बनाता है? गैसीय विलयन बनाता है। ठोस गैस में ठोस, गैस में द्रव कोहरा हो गया और गैस में गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया? हवा हो गया। इसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं, ये गैसीय विलयन था। अब बात करते हैं द्रव विलयन। अब द्रव विलयन में प्रमुख रूप से हमारा विलायक क्या रहेगा? हमारा द्रव रहेगा। अब इस विलायक में हम विलेय घोलते हैं क्रमशः।
अब द्रव में अगर हम ठोस घोलें तो द्रव में ठोस का बहुत से एग्जाम्पल है, किसी भी द्रव में ठोस घोल दें, जैसे कि पानी में शक्कर घोल दें तो हमारा शरबत बन जाएगा, एक गैस द्रव में ठोस का एग्जाम्पल हो गया। द्रव में द्रव की बात करें तो दो द्रव आपस मिला दीजिए, पानी में एल्कोहल मिला दीजिए, मिश्रण हो गया, विलयन बन गया पानी में एल्कोहल का। ठीक है, अब द्रव में गैस की बात करें, हाँ द्रव में गैस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जो मछलियां जल में सांस लेती हैं वो घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेती हैं, जो हमारा द्रव में गैस विलयन का एग्जाम्पल है। इसी विधि से हमारा मटके का पानी भी ठंडा होता है, जो गैस द्रव में गैस घुल जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो सकता है जल में घुली हुई ऑक्सीजन या किसी विलयन में कोई गैस घुल जाए, तो इसका एग्जाम्पल होता है द्रव विलयन का। तीसरा हमारा होता है ठोस विलयन। अब ठोस विलयन में विलायक हमारा ठोस रहेगा और विलेय हमारा क्रमशः। अब ठोस विलयन में ठोस और ठोस मिलकर जब कोई विलयन बनाए तो उसे हम ठोस में ठोस का विलयन कहेंगे, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मिश्र धातुएं, जैसे पीतल बनाई जाती है या फिर लोहे में कोई अन्य धातु मिलाई गई, तो ये हमारा ठोस में ठोस का विलयन होता है। दूसरा ठोस में द्रव का विलयन। ठोस का द्रव में अच्छा एग्जाम्पल है हमारा पारा। पारा जो होता है वो सोडियम में घुल जाता है और अमलगम बनाता है उसके साथ। तो पारा प्रमुख रूप से विभिन्न धातुओं के साथ अमलगम बनाता है, तो ये हमारा द्रव के ठोस में द्रव का विलयन हो जाता है। ठोस में गैस की विलयन की बात करें तो ठोस में गैस हमारा होता है पैलेडियम धातु। पैलेडियम ठोस होती है जिसमें हाइड्रोजन क्या होती है, घुलनशील होती है, जो ठोस में गैस का विलयन बनाती है। ये इसका एग्जाम्पल हो गए। ये तो हो गए हमारे विलयन के एक प्रकार और एग्जाम्पल। आइए देखते हैं इसके आगे। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है कि हमारा आयतन प्रतिशत, मतलब कि हमें सांद्रता निकालनी है आयतन में या द्रव्यमान में। तो जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले सांद्रता निकालने का तरीका होता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को लिखा जाता है V/V। ये बता रहा है कि हमारा विलयन क्या है, वॉल्यूम है आयतन में, और उस आयतन में कितना विलय है, V/V%, जो दर्शाता है कि प्रतिशत में आयतन कितना है, कुल विलयन में विलय का आयतन कितना है या अवयव का आयतन कितना है। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं अवयव का आयतन इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में कह रहा है, अपान विलयन का आयतन। ये हमारा आप मिलीलीटर में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है, क्योंकि आयतन है विलयन का आयतन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अवयव हमारा विलय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, कि विलय का आयतन प्रतिशत या विलायक का आयतन प्रतिशत इंटू 100 अपान विलयन का आयतन प्रतिशत। ये हो गया आयतन प्रतिशत। दूसरा हमारा आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, आयतन को v से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुल विलयन को अगर हम आयतन लीटर में लें तो उसमें कितने ग्राम द्रव्यमान को घोला गया है, प्रति लीटर या प्रति ग्राम में विलय की मात्रा। तो अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे ऊपर किग्रा लेंगे तो नीचे लीटर लेंगे, अगर नीचे ml ले रहे हैं तो ऊपर हम ग्राम लेंगे। तो इसको हम कहेंगे विलय की मात्रा ग्राम में, विलय की मात्रा ग्राम में अपान विलयन ml में इंटू 100। तो ये हो गया हमारा आयतन प्रतिशत हो गया। नेक्स्ट वन आता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द्रव्यमान प्रतिशत मोलरता निकालने के लिए, द्रव्यमान जब समांतर द्रव्यमान प्रतिशत मोलरता निकालने के लिए होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमारा मोलरता निकालने में काम देता है। द्रव्यमान प्रतिशत होता है हमारा m/m, या इसको W भी लिखा जाता है। होता है अवयव का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं रिवीजन के हिसाब से, अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अवयव हमारा विलय हो सकता है या विलायक हो सकता है, और नीचे विलयन। जैसे विलयन दिया है कि हमारा 20 ग्राम हमारा विलय है और 40 ग्राम हमारा विलायक है, तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 20 + 40 60 ग्राम हो जाएगा। और ऊपर हमारा विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो 20/60। और एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब भी द्रव्यमान प्रतिशत का कोई क्वेश्चन दे तो इसका मतलब कह रहा है कि 20% W/W लिखा है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम 100 ग्राम कुल मात्रा माने तो उसमें 20 ग्राम क्या हो जाएगा, हमारा विलय की मात्रा हो जाएगी। 100 ग्राम कुल मात्रा हो गई हमारी विलयन की, और ये हो जाएगा हमारा विलय की मात्रा। तो इसका प्रयोग किया जाता है विलय की मात्रा निकालने के लिए। नेक्स्ट अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो होता है इसका मोलंस। तो मोलंस दो होते हैं, XA लिखा जाता है तो ये F1 या AX1 हम बात करते हैं तो ये विलायक का मोलांश होता है, और XB या X2 बात करें तो हमारा विलय का मोलांश होता है। इस पे आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि XA + XB इनका मान का योग क्या होता है, 1 होता है। अगर आप कोई एक निकाल रहे हैं तो दूसरा 1 से घटाकर निकाल सकते हैं। जैसे कि XB बराबर क्या होता है, 1 - XA। तो यहाँ पे मोलांश होता क्या है, मोलांश होता है
एक्स ए कह रहा है तो ये हमारा विलायक का मोलांश कह रहा है, तो विलायक के मोल, विलायक के मोल, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, विलायक ए के मोल, ए के लिए कहा जा रहा है अपान विलयन के मोल, विलायक के मोल अपान विलयन के मोल। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर एक्स बी की बात करें तो एक्स बी क्या हो जाएगा हमारा बी के मोल अपान विलयन के मोल, विलयन के मोल मतलब ए प्लस बी के मोलों का योग। हाँ एक चीज और, यहाँ पे मोलों की संख्या निकालनी होती है, तो मोलों की संख्या होती है हमारी, मोलों की संख्या होती है मात्रा ग्राम में, मात्रा ग्राम में बटे मोलर द्रव्यमान। हाँ, मोलर द्रव्यमान को ही ग्राम अणुसूत्र भार भी कहा जाता है, तो मात्रा ग्राम में बटे मोलर द्रव्यमान। जैसे कि हम बात करें H2O, H2O तो H2 में H के 2 है, तो 2 और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 प्लस 2 18, अर्थात H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 18, इसका मात्रक होता है 18 ग्राम प्रति मोल। अर्थात एक मोल H2O लेने पर उसमें 18 ग्राम या दूसरी 18 ग्राम होगा, या तो 18 ग्राम अगर हम H2O ले तो उसमें एक मोल H2O के अणु होंगे। तो किसी भी यौगिक के तत्व के अगर हम उसकी मात्रा परमाणु भार या ग्राम अणुसूत्र भार के बराबर लेंगे तो उसमें एक मोल अणु होते हैं, इसी को इसीलिए ग्राम अणुसूत्र भार कहा जाता है, या इसी को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो ये तो हो गया मोलांश निकालना। नेक्स्ट जो प्रमुख आता है हमारा वो आता है मोलरता और मोललता। तो पहले बात करते हैं मोललता की। मोललता को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मोललता होता है हमारा, तो मोललता होता है हमारा प्रति किग्रा विलायक में, ध्यान दीजिए मोललता होता है हमारा प्रति किग्रा विलायक में, प्रति किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। याद रखिए प्रति किग्रा विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोललता कहा जाता है। तो प्रति किग्रा विलायक, इसका फॉर्मूला मोललता के स्मॉल एम बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल अपान विलायक का द्रव्यमान केजी में। ध्यान दीजिए मोललता में विलायक का द्रव्यमान लिया जाता है केजी में, ठीक है। तो ये हमारा मोललता निकल गया, दैट इज स्मॉल एम, विलेय की मोल अपन विलायक का द्रव्यमान केजी में। हाँ फिर वही विलेय की मोल कैसे निकलेंगे, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट मोललता के बाद हमारा आता है मोलरता। तो मोलरता को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसी को सांता या आगे हम इसको सी से भी डिनोट किया जाता है सांता के रूप में। तो मोलरता होता है हमारा, देखिए यहाँ भी देखो विलेय की मोल तो ऊपर वही सेम ही होता है, विलेय की मोल, और नीचे हमारा आ जाता है हमारा विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता में यहाँ पे विलयन का आयतन लीटर में हो जाता है। दोनों के फॉर्मूले में बस इतना अंतर है, यहाँ पे केजी में होता है मोलरता में और मोलरता में यहाँ पे लीटर में होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किग्रा होता है, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। तो ये तो है इनकी सांता। अब आगे चीज देखते हैं हम विलेयता को। नेक्स्ट जो सबसे पहले चीज आती है हमारी होता है विलेयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी, विलेयता। तो विलेयता का सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखिए, विलेयता को एक लाइन में लिखा जाता है लाइक डिसॉल्व लाइक, अर्थात समान समान को घोलता है। जब भी कोई विलयन बनता है तो उसमें या तो ध्रुवीय विलायक होगा या तो अध्रुवीय होगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने पानी में तेल नहीं घुलेगा पर पानी में अल्कोहल घुल जाएगा, तो जो ध्रुवीय होंगे, ध्रुवीय होंगे मतलब कि उनमें H धनायन और OH ऋणायन बन रहे हैं, अलग अलग आयन बन रहे हैं, तो इनको ध्रुवीय कहा जाता है। और अध्रुवीय जो आयनों में नहीं टूटते हैं, तो जो ध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें ध्रुवीय विलेय घुलते हैं और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय घुलते हैं। तो यहाँ पे जिनमें जो विलयन आयनों में टूटते हैं उनमें आयनों में टूटने वाले विलयन घुलेंगे, विलेय घुलेंगे, जो आयनों में नहीं टूटते हैं वो अलग विलयन बनाएंगे। इसी को कहा जाता है लाइक डिसॉल्व लाइक, और इसी को कहा जाता है विलेयता। तो आप याद रखिए ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय घुलते हैं, और इसी के सिद्धांत को कहा जाता है लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घुलता है। अब इससे संबंधित कुछ नियम है, जो प्रमुख नियम क्या है वो देखते हैं। तो पहला नियम आता है ला सातत्य का नियम। तो विलेयता का जो प्रमुख नियम है पहला है ला सातत्य का नियम। ला सातत्य नियम उष्मागतिकी को दर्शाता है कि तापमान बढ़ाने पर, तापमान अगर कोई विलयन है, किसी विलयन का अगर हम क्या करते हैं तापमान बढ़ा रहे हैं, तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। और दूसरा तापमान घटाने पर, तापमान क्या करने पर, घटाने पर विलेयता हमारी घटती है। तो प्रमुख रूप से हमारा ला सातत्य नियम है। यहाँ पे अगर जो दूसरी भाषा वैसे समझ सकते हैं, जो उष्मा शोषीय क्रिया है, उष्मा शोषीय क्रियाओं की तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी और उष्मा क्षेपीय क्रियाओं की तापमान घटाने पर। जैसे कि बात करें अगर हम चूना पत्थर ले लें, तो आपको क्या लगता है चूना पत्थर गर्म पानी में जल्दी घुलेगा कि ठंडे पानी में, सोच के बताइए। इसका लास्ट में आंसर में भी देंगे, आइए देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें जो दूसरा नियम प्रमुख से आता है हमारा हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम कहता है कि जो दो विलयन होंगे तो विलयन का वाष्प दाब,
कहेंगे विलयन का वाष्प दाब क्या होता है। देखिए जब कोई विलयन बनाया जाता है तो विलेय होता है और विलायक, तो एक वाष्प दाब विलेय का होता है और एक वाष्प दाब किसका होता है, विलायक का होता है। तो कहेंगे पहले वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब ये होता है जैसे कि मान लीजिए कि हम 1 लीटर पानी लें, उसको बंद कर दें किसी बंद बॉक्स में, तो कुछ पार्टिकल्स उसके भाप बनाकर उड़ेंगे और वो पार्टिकल्स से क्या बनाएंगे, उसका एक वाष्प दाब बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे। जो खुला वाष्प दाब होता है वो एक वायुमंडल होता है जो हमारा सामान्य बाह्य है। उसके अलावा से प्रेशर कुकर के अंदर हम सीटी लगा रहे हैं तो उसका अलग वाष्प दाब है। तो जब भी विलेय और विलायक स्वतंत्र रूप से रखे जाते हैं तो उनका एक अलग अलग वाष्प दाब होता है, और जब विलयन बना लेते हैं तो उनका मिश्रित वाष्प दाब होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। हेनरी का नियम किस पर निर्भर करता है, हेनरी ने दर्शाया कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो डिपेंडेंट करता है किस पे, मोलों की संख्या पे। इसी को कहा जाता है पी प्रोपोर्शनल टू एम, या यहाँ से यह है पी प्रोपोर्शनल टू एच एक्स, या मोलांश पर, ठीक है, कि मोलांश विलेय के मोलांश कितने हैं, विलायक के मोलांश कितने हैं, कि कितना विलेय घोला गया उसी बात पर उसका वाष्प दाब निर्भर करेगा। इसी को कहा जाता है हेनरी का नियम। अब इसके अंतर्गत जो प्रमुख चीजें आती हैं हमारी, वो आइए देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले आता है ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रवों में विलेयता, तो यहाँ पे जब ठोसों की द्रवों में विलेयता की बात करें तो ठोसों की द्रवों में विलेयता हमारी दाब पर निर्भर नहीं करती है। ठोसों की द्रव्य में विलेयता दाब पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा, ठोसों की अगर द्रव्य में विलेयता की हम बात करें तो तापमान बढ़ाने पे ठोसों की द्रव्य में विलेयता बढ़ती है और तापमान घटाने पे ठोसों की द्रव्य में विलेयता घटती है। अब और होता क्या है, जब किसी हम ठोस को किसी द्रव में घोलते हैं, पहली चीज, जब भी किसी ठोस को द्रव में घोला जाता है तो जो ठोस होता है, ठोस समांतर हम जानते हैं कि ठोस हमारा क्या होता है, अवाष्पशील होता है, और विलयन या विलायक जो है, विलायक हमारा क्या है, वाष्पशील है। तो किसी अवाष्पशील ठोस को जब किसी वाष्पशील विलायक में घोला जाएगा तो उसमें कुछ परिवर्तन आएगा और यह परिवर्तन एक नया साम्य बनाएगा, जो किन बातों पर निर्भर करेगा। अब यह साम्य कैसे बनाएगा, जब किसी ठोस को किसी द्रव में घोला जाएगा तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। विलयन का वाष्प दाब क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा। दूसरा, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा, अर्थात क्वथनांक में क्या होगा, उन्नयन होगा। दूसरा क्या होगा नेक्स्ट हमारा, हिमांक, हिमांक कम हो जाएगा, हिमांक में अवनमन। और वाष्प दाब में अपेक्षित कमी है। पहले तो जब भी कोई ठोस को किसी द्रव में घोला जाता है तो ये तीन चीजें प्रमुख रूप से होती हैं, वाष्प दाब में कमी, या इसी को कहा जाता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। अर्थात जब किसी ठोस, जैसे कि हम खाली पानी को अगर उबालें तो पानी जल्दी उबलेगा, लेकिन पानी में अगर हम शक्कर डाल के उबालें तो उसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन हो गया क्योंकि शक्कर उसमें घोल दिया गया है। तो हिमांक में खाली पानी को अगर हम फ्रिज में जमाए जल्दी जम जाएगा, लेकिन अगर उसमें हम शक्कर या कुछ डाल के जमा रहे हैं तो उसका हिमांक कम हो जाएगा, 0 से गिर जाएगा, मतलब -1 पे वो जमेगा पानी, क्योंकि उसके हिमांक में क्या हो गया, अवनमन। ऐसा होता क्यों है कि मान लीजिए कोई बर्तन है, अब यह इसके ऊपर कुछ कण है, पार्टिकल्स है, सामान्य रूप से मान लीजिए 3 पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन अब इसी में किसी कोई ठोस घोल दिया गया जिसने इसकी एक जगह को ले लिया, तो यहाँ से जो पार्टिकल्स ऊपर निकलता अब वो ऊपर नहीं निकलेगा क्योंकि वो ठोस है और अवाष्पशील है, जबकि ये 3 कण वाष्पशील है। तो यहाँ पे ऊपरी सतह पे कुछ कण ठोसों के आ जाने से उसकी वाष्पशीलता क्या होती है, घट जाती है। अब इस वाष्पशीलता घटने के कारण उनके क्वथनांक में क्या हो जाता है, उन्नयन हो जाता है, और हिमांक में क्या हो जाता है, अवनमन हो जाता है। इसी को कहा जाता है ठोसों की द्रव में विलेयता और प्रभाव। तो प्रमुख 3 कंडीशन है जिन पे हमारे 3 फार्मूला बनते हैं। आइए आगे देखते हैं और कौन सी विलेयता होती है। दूसरी विलेयता होती है हमारी गैसों की द्रव में विलेयता, ठीक है, गैसों की द्रवों में विलेयता। देखिए जब गैसों की द्रव में विलेयता बात करेंगे तो जानते हैं कि गैसें, तापमान बढ़ाने पर गैसों का प्रेशर बढ़ता है, तो सीधी सी बात है तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। ठोसों की द्रव में विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है, जबकि गैसों में द्रव विलेयता तापमान बढ़ाने पर कम हो जाती है। अर्थात जैसे जैसे तापमान हम बढ़ाएंगे तो घुलने वाली गैसों की द्रव में मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा हमारा क्या होता है, अब गैस कितनी मात्रा घुलेगी यह निर्भर करेगा उनके मोलांश पर, गैस के मोलांश पे, गैस का वाष्प अवस्था में मोलांश बोलते हैं, उस बात पर निर्भर करेगा। अच्छा, अब ये जो पूरे गुणधर्म है इन्हीं को कहा जाता है अणुसंख्य गुणधर्म। क्या कहा जाता है, अणुसंख्य गुणधर्म। कि कोई विलयन अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाता है तो राउल्ट और हेनरी के नियम का वो क्या करता है, पालन करता है। इसी को कहा जाता है अणुसंख्य गुणधर्म, अर्थात उनमें यह परिवर्तन हो रहे हैं। अगर यह परिवर्तन इन राउल्ट के या हेनरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं दर्शाता है। इसी में अगला अणुसंख्य गुणधर्म आता है हमारा परासरण और परासरण दाब। तो यह सम्मुख रूप से सारी चीजें क्या कही जाती हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। अब सबसे पहले बात करते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता, या इसी के तहत हमारा आता है ला सैतालीय नियम।
और गैसों की द्रव्य विलेयता या हेनरी का नियम। तो यहाँ पे दो प्रमुख चीजें हैं, जो ठोसों की द्रव्य विलेयता है ये हमारा हो जाता है ला-सताली नियम के अधीन हो जाता है, और गैसों की द्रव्य विलेयता हो जाता है हमारा हेनरी के नियम के अधीन। देखिए ला-सताली नियम और हेनरी के नियम, इन दोनों नियमों से संबंध या दोनों चीजें हैं। तो सबसे पहले अब बात करेंगे हेनरी के नियम की। तो हेनरी का नियम सिंपल कहता है कि अगर कोई गैस कोई विलयन बनाया गया तो विलयन का वाष्प दाब पी, अब देखो यहाँ पे वाष्प दाब संबंधी जो शब्दावलियां है कह रहा है हमारा पी नॉट कहा जाता है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, या इसी को हम क्या कह सकते हैं विलायक का वाष्प दाब। पी कहा जाएगा विलयन का वाष्प दाब, पी क्या कहा जाएगा विलयन का वाष्प दाब। देखिए जब ठोसों की द्रव में विलेयता की बात करें तो ठोस का तो कोई वाष्प दाब होता नहीं, तो जो शुद्ध हमारा विलायक का वाष्प दाब होगा वही हमारा विलयन का वाष्प दाब होगा। लेकिन जब हम गैसों की विलेयता की बात करें तो गैस का वाष्प दाब अलग होता है और द्रव का वाष्प दाब अलग होता है। तो यहाँ पे पी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाता है, जिसमें हमारे विलेय के मूलांश, अगर विलेय के मूलांश को x घोला गया तो उस बात से हमारा विलयन का मूलांश, विलयन का वाष्प दाब क्या होता है प्रभावित होता है, जिसके लिए हेनरी ने स्थिरांक दिया। हेनरी ने कहा कि P प्रोपोर्शनल टू x, P निर्भर करता है विलेय के मूलांश पर, जहां पे ये मूलांश हमारा विलेय का रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो P इक्वल टू KHX, अर्थात विलयन का वाष्प दाब P है, यहाँ पे P नॉट नहीं है, विलयन का वाष्प दाब बराबर होगा KH को हेनरी स्थिरांक कहा जाता है, जिसका मान भिन्न भिन्न गैसों का भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न होता है। और x हमारा क्या है, हमारा x हमारा विलय का मूलांश है। तो P इक्वल टू KH इंटू एक्स। अच्छा मूलांश का फॉर्मूला हम बताएं, x हमारा क्या होगा, अगर हम xv की बात करें तो N2 अपान N1 प्लस N2, जहाँ पे N2 हमारा क्या होगा विलय के मोल, N1 हमारा विलायक के मोल और N2 विलय के मोल। ये वही फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने पहले देखा था, हमारा अवयव के मोल अपान विलयन के मोल। तो ये हमारा होता है विलय का मूलांश, P प्रोपोर्शनल टू KHX, यही हमारा हेनरी का नियम है। अब हेनरी के नियम से आगे यहीं पे आते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग होता है कि जैसे सबसे प्रमुख रूप से होता है गोताखोर होते हैं, जो गोताखोर गहरे पानी में जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, तो उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भरी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामान्य हवा में हम तो हीलियम की जगह नाइट्रोजन होता है, लेकिन जब समुद्र में जाते हैं तो वहां पे दबाव बढ़ जाता है, दबाव बढ़ने से नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है और रक्त के थक्के बन जाते हैं, जिससे इंसान की मृत्यु हो सकती है। इसलिए उन सिलेंडरों में नाइट्रोजन की जगह हीलियम गैस भरी जाती है, जो कि अक्रिय होती है, जिससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो गोताखोर हो गया। दूसरा कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप पीते होंगे, जिसे हम शीतल पेय कहते हैं, ठीक है। तो सभी शीतल पेय में प्रेशराइज मतलब कि हाईली प्रेशर करके CO2 गैस, जी हाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनमें भरी जाती है, जिससे CO2 क्या होती है, वही जो जैसे कोका कोला पी रहे हैं, मैंगो पी रहे हैं, फ्रूटी पी रहे हैं, उनमें CO2 घुल जाती है। प्रेशराइज CO2 घुलने के कारण जब आप पीते हैं तो जैसे ही गले में जाते हैं तो को गर्म होता है और CO2 की बेकार निकलती है, जो आपकी गैस मुंह से गैस निकलती है CO2 होती है, क्योंकि हाई प्रेशराइज CO2 उस कार्बोनेटेड वाटर में, तो उसे हम कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं या शीतल पेय बोलते हैं, घुल जाती है। तो सॉफ्ट जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनमें CO2 गैस को हाई प्रेशराइज करके घोल दिया जाता है। तो ये हो गया। तीसरा होता है अस्पताल वगैरह में जो वहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन दी जाती है, उनमें प्रयोग किया जाता है गोताखोरों में। और जैसे कि सैचुरेटेड फैट जैसे डालडा घी आप यूज करते हैं, तो उनमें प्रेशराइज H2 को डालने से उसके हाइड्रोजन की मात्रा वसा में घुल जाती है और वो फैट जम जाता है। तो इन प्रमुख रूप से इनका उपयोग किया जाता है, हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। या फिर हाँ पहाड़ों पे बात करें तो पहाड़ों पे सांस लेना कठिन होता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो इन चीजों को हेनरी के नियम में देखा जा सकता है। तो दो नियम थे हमारे, हेनरी का नियम और ला सेतलिया का नियम। तीसरा जो प्रमुख नियम आता है राउल्ट का नियम। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा सबसे पहले आता है हमारा ला सेतलिया का नियम, वो होता है हमारा ठोसों की द्रव में विलेयता। दूसरा हमारा आता है हेनरी का नियम, द्रव में गैसों की विलेयता। अब तीसरा भैया राउल्ट। अगर राउल्ट में दो द्रव, जब द्रव द्रव विलयन बना तो वो आता है हमारा राउल्ट के नियम के अधीन आता है। जब दो द्रव घोले जा रहे हैं तो दोनों द्रव का क्या होगा, वाष्प दाब होगा, और दोनों द्रवों का अपना अलग वाष्प दाब होगा। जैसे कि पहले द्रव का वाष्प दाब शुद्ध वाष्प दाब P1 नॉट है और दूसरे द्रव का शुद्ध वाष्प दाब क्या है, P2 नॉट है। तो P1 नॉट प्लस P2 नॉट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक नया विलयन का वाष्प दाब बनाएंगे। यहाँ से आता है आंशिक वाष्प दाब का नियम आता है कि P कुल क्या होता है, P कुल होता है हमारा P1 नॉट प्लस P2 नॉट। ये हमारा जो नियम है आंशिक वाष्प दाब का, इसी का नियम का उपयोग करके राउल्ट ने नियम दिया। उन्होंने कहा जो P1 होगा, जो इसका आंशिक वाष्प दाब होगा, वो P1 नॉट x2 हो जाएगा और P2 जो होगा हमारा बराबर क्या हो जाएगा, P2 नॉट x2 हो जाएगा। P1 नॉट x1 P2 नॉट x2 हो जाएगा। अगर अब यहां से इन दोनों चीजों को यहाँ पर इनको रख दिया गया और मिल जाएगा हमारा P कुल मिल जाएगा, जिससे राउल्ट के नियम की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें P कुल को देखें, ये हो जाता है हमारा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 बराबर P कुल या P नेट कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम चूंकि क्या जानते हैं कि 1 माइनस x2 बराबर क्या होता है,
x1 होता है। यहाँ से हम P1 नॉट को कॉमन ले सकते हैं। तो जहां से यह राउल्ट का फॉर्मूला देखिए, इसको हम 1 माइनस x2 रिप्लेस कर सकते हैं और हमारा फॉर्मूला निकल जाता है P नेट का P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ये हमारा क्या है, वाष्प दाब में अंतर है। P2 नॉट हमारा है विलयन 2 का शुद्ध वाष्प दाब, P1 नॉट विलेय विलायक भी समझ सकते हैं हमारा, ये हमारा विलेय का शुद्ध वाष्प दाब है, ये हमारा विलायक का शुद्ध वाष्प दाब है। x2 हमारा विलेय का मूलांश है। अब यह P ये हमारे विलयन का वाष्प दाब हो गया। इसी को कहा जाता है राउल्ट का नियम। अब राउल्ट के नियम में अगर हम यहाँ पे चीजों को अलग रख सकते हैं, H2 के रूप में निकाल सकते हैं। इसी से स्थिति बन जाती है हमारी वास्तव में अपेक्षिक अवनमन की स्थिति बन जाती है। अब देखो ये तो द्रव द्रव विलयनों का था। अब हम बात करें कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाए, तो यहाँ पे बात करें जब दोनों हमारे क्या थे, वाष्पशील है। अब करें कि भाई एक वाष्पशील है और एक हमारा अवाष्पशील है, तो हमारा अपेक्षिक क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। देखिए जब अवाष्पशील विलेय घोला जा रहा है तो P2 नॉट क्या है, हमारा शून्य है, तो वहां से P2 नॉट की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब यहाँ पे जो नई स्थिति बन जाती है उसे कहा जाता है अपेक्षिक अवनमन। जब अपेक्षिक अवनमन की बात करते हैं तो डेल्टा P बराबर हो जाता है, डेल्टा P हो जाता है हमारा P1 नॉट माइनस P1। P1 नॉट जो हमारा विलायक का शुद्ध वाष्प दाब है और P1 हमारा विलयन का वाष्प दाब है। तो ये देखिए ये हमारा यही चीज है P1 माइनस, अगर इसको हम रिवर्स कर सकते हैं तो हमारा डेल्टा P वाष्प दाब में जो कमी हो जाएगी, और ये हमारा कुछ इस प्रकार फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। इससे भी हम इस वैल्यू को रख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट बराबर x2। ठीक है, जहां पे अगर हम बात करें कि विलेय की मात्रा अल्प है तो हम जानते हैं कि x2 बराबर होता है हमारा n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो अगर n2 को अगर हम अल्प माने तो यहाँ पे हम n2 को छोड़ देते हैं और ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट बराबर n2 अपॉन n1, या इसी को अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है, जिसे डेल्टा P से डिनोट किया जाता है, और ये फॉर्मूला बन जाता है दैट इज डेल्टा P अपॉन P1 नॉट बराबर n2 अपॉन n1। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वथनांक में उन्मूलन, तो क्वथनांक में उन्नयन अर्थात क्वथनांक बढ़ जाएगा, तो हमारे क्वथनांक में विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा और विलाय का क्वथनांक कम होगा। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी की बात करते हैं, डेल्टा टीबी हो जाता है हमारा तो देखिए विलयन का क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, तो विलयन को हम किससे लिखेंगे, हम विलयन को लिख सकते हैं टीबी से लिखते हैं, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग विलयन का क्वथनांक, और माइनस टीबी नॉट विलाय का क्वथनांक। ठीक है, ये हमारा डेल्टा टीबी हो गया। अब ये डेल्टा टीबी जो होता है ये प्रोपोर्शनल करता है, निर्भर करता है एम पर। यहाँ से फॉर्मूला बनता है डेल्टा टीबी बी इक्वल टू केबी इंटू एम, जहाँ पे केबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। सेम ऐसा ही हिमांक में अवनमन के लिए है। जब हिमांक में अवनमन की बात करें तो डेल्टा टीएफ, अब क्योंकि हिमांक में अवनमन हो रहा है, हिमांक में कमी हो रही है, अर्थात जो हमारा विलयन का हिमांक होगा वो कम होगा और विलायक का हिमांक ज्यादा होगा। तो विलायक के हिमांक को हम टीएफ नॉट से लिखते हैं, विलयन के हिमांक को टीएफ से लिखते हैं। तो डेल्टा टीएफ ये इस प्रकार से लिखा जाता है। अब डेल्टा टीएफ बराबर होगा हमारा केएफ इंटू एम के। ठीक है, तो ये हमारा क्वथनांक में उन्नयन और ये हमारा हिमांक में उन्नयन फॉर्मूला है। जब कभी दोनों को एक साथ क्वेश्चन दे दे तो दोनों को बराबर करके लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों में एम फैक्टर कॉमन है। नेक्स्ट अनुसंख्यक गुणधर्म आता है हमारा परासरण दाब। तो परासरण दाब होता क्या है, तो तीन चीजें होती हैं। जब कोई हमारा एक विलयन है, ठीक है, और उसमें कोई एक शुद्ध विलायक रखा गया है, तो जो हमारा विलायक के कण होते हैं वो छोटे होते हैं। समानता इनकी गति क्या होती है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ यह गति करते हैं। किसके कण, विलायक के कण, या कह सकते हैं छोटे कण। देखिए अगर हम यहाँ पे शुद्ध विलायक रख रहे हैं और इसमें क्या है, विलयन है, तो विलायक के कण किस में जाएंगे, हमारे विलयन में जाएंगे, क्योंकि विलायक के कण छोटे हैं, विलयन की सांद्रता ज्यादा है, विलायक से विलयन में जा रहे हैं। अब देखो हमें यह इन कणों के आने को रोकना है, तो देखिए अगर हम इस पर कुछ एक निश्चित दाब लगा दें विलयन पर, ठीक है, तो भाई विलयन पे कुछ दाब लगाते हैं। अब यह दाब यहाँ पे मात्रा बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे तो सबसे पहले कहें भाई इतना दाब लगाएं कि यहाँ पे विलायक के कणों का विलयन में आना रुक जाए। तो इसको कहा जाता है परासरण। होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। परासरण शुद्ध विलायक से कणों की गति विलयन की तरफ, इस घटना को हम क्या कहते हैं, परासरण, जहां पे बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली है, जिसे एसपीएम कहा जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समान रूप से सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है, फलों के छिलकों में पाया जाता है। जैसे हम भी अगर आप पानी में जाए तो आपके हाथ सिकुड़ जाएंगे, उंगलियां सिकुड़ जाएंगी, वो एसपीएम के कारण होता है। तो यहाँ पे अब कह रहे हैं कि भाई एक विलयन पे लगाया गया हुआ न्यूनतम आवश्यक दाब, इस पर विलयन पर,
विलयन पे लगाया गया वह न्यूनतम आवश्यक दाब विलायक के कणों का विलयन की तरफ गति बंद हो जाए, उस न्यूनतम आवश्यक दाब को क्या कहा जाता है? परासरण दाब कहा जाता है। अब कब बात करते हैं कि आखिर क्या होगा, आइए देखते हैं। इसको पाई से लिखते हैं, पाई बराबर CRT। सी क्या है? सांद्रता है जो मोलरता में होती है समानता, आर गैस स्थिरांक है और टी क्या है? परम ताप है। अब इसमें तीन कंडीशन होती है कि पाई लेस देन परासरण दाब, या हम कह सकते हैं कि दाब जो है, दाब हमारा क्या है? इसमें तीन कंडीशंस होती हैं। अगर हम देखें दाब हमारा क्या है? वो परासरण से कम, परासरण दाब से कम है। दाब परासरण दाब से कम है तो हमारा विलायक के कण विलयन की तरफ गति करेंगे। अब दूसरा जो हमने दाब लगाया वो परासरण दाब के बराबर है तो कणों की गति रुक जाएगी। अब जो दाब है वो परासरण दाब से ज्यादा है तो कणों की गति विपरीत हो जाएगी। इसी घटना को कहा जाता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ वाटर प्यूरिफायर घरों में लगते हैं और इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसे प्रतिलोम परासरण भी कहा जाता है। जब परासरण दाब को अधिक लगाया जाए, दाब इतना लगाएं कि परासरण दाब से ज्यादा हो, तो यहाँ पे कणों की गति विलयन से शुद्ध विलायक की तरफ हो जाएगी। इतना दाब लगाएं कि विलयन से विलायक के कण छन के विलायक की तरफ जाने लगे, इसलिए इसको आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है जल शोधन में। जल शोधन अर्थात जल को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस विधि का। तो ये थे हमारे अनुसंख्य गुणधर्म के सभी चीज। अब होते हैं कुछ विलयन जो अनुसंख्य गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं, उन विलयनों को कहा जाता है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन समान रूप से राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं समान दाब और ताप की परिस्थितियों पे। ऐसा होता कैसे है? तो समान रूप से जब कोई विलयन बनता है तो उनके अणु संगुणित नहीं होते हैं। अगर अणु संगुणित हो जाए, मान लीजिए हम कहें कि 2 + 2 तो 4 हो रहा है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 कण थे हमारे विलय के, 2 कण थे विलायक के और मिलकर बनाए 3 कण है। ये कैसा हुआ? राइट। तो जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं इसी को कहा जाता है अनादर्श विलयन। इसी को कहा जाता है अनादर्श विलयन। अर्थात संभावना तो थी 4 कणों की, लेकिन बने कितने कण? 3 कण बने। ऐसा हुआ कुछ कणों के संगुणन के, कुछ कणों के संगुणन से ऐसा प्रतीत हुआ है। इसी को इसको कहा जाता है वान हाफ गुणांक लिया गया। क्या लिया गया? वान हाफ गुणांक, जिसे आई से डिनोट किया जाता है। कि समांतर वास्तविक में रूप से जितनी गिनती में हमारे कण आते हैं रियल में उतने नहीं होते हैं। तो पाई बराबर ICRT, अगर वहां पे वान हाफ गुणांक का प्रयोग हो रहा है, आई ही हमारा क्या है? वान हाफ गुणांक। अब जिसके तहत हमारे आते हैं समपराशरी अतिपराशरी विलयन आते हैं। अब समपराशरी विलयन क्या होते हैं वो समझते हैं। वह विलयन जिनके आयन बराबर हो, जैसे कि बात करें जो NaCl है, तो NaCl विलयन में हमारे 2 आयन बना रहा है, Na+ बना रहा है, क्लोरीन माइनस बना रहा है। अगर हम बात करें Na2CO3 की, तो Na2 हमारा 2 Na बना रहा है, 2 आयन, और CO3 हमारा 1 है। तो 2 और 1 कितने आयन हुए? 3 आयन हुए। यहाँ पे हमें आयनों की संख्या देखनी है, ना कि उनके आयन देखने हैं। ये 3 आयन बना रहा है, ये 2 आयन बना रहा है, तो यह विलयन समपराशरी नहीं है। ठीक है, समपराशरी विलयन वह विलयन जिनके आयन बराबर हो। अच्छा, कभी भी पूछ लेता है कि यूरिया, तो हमेशा याद रखिए NH2CO NH2, यह विलयन यूरिया का विलयन आयन में नहीं टूटता है, तो यह हमारा समपराशरी विलयन या परासरण दाब या अनुसंख्य गुणधर्म नहीं दर्शाता है, याद रखिएगा। समपराशरी तभी होंगे जब इनके आयन विलयन में बराबर हो या आयन में टूटते हैं। अगर आयन जिसका आयन अधिक है वो अतिपराशरी होगा, जिसका आयन कम है वो कम पराशरी होगा, और जिनके आयन बराबर होंगे उन्हीं विलयन को समपराशरी विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिवीजन करेंगे वैद्युत रसायन का और रासायनिक श्रेणी, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में रिवाइज करेंगे। तो अगले पार्ट में हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी और वैद्युत अपघटनी सेल और साथ में रासायनिक बलगत की, इन 2 चैप्टरों का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, साथ में अगले पार्ट को भी देखिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।